हाँ, हो गया। नमस्कार सभी को। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस कर चुके हैं उसी का एक तरीके से समझिएगा, सब चीज हम समराइज करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं एमआरआई रीडिंग। ठीक है, एमआरआई को जब भी आप देखते हैं आज की क्लास को लेने के बाद आप काफी हद तक एमआरआई को लेना सीख जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि मैंने आपको उस दिन क्लास की लिंक दी थी, कितने लोगों ने वीडियो देखी थी? थम्स अप करिएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी थी? अच्छा ये बताइएगा कि कितने लोग हैं उनको फायदा मिला, कुछ चीज समझ पाए, उससे कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे आप लोग की? जो भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ाई है उसी का एक तरीके से आप समझिए नेक्स्ट क्लास की तरह था वो। ठीक है, तो आज की क्लास भी हम लोग की बहुत शानदार रहेगी जैसे हमारी हमेशा रही है। ठीक है, आज भी आप लोग काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है अब। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कि भाई जब भी हम एमआरआई रीडिंग की बात करते हैं, क्या एमआरआई रीडिंग, क्या ब्रेन की एमआरआई रीडिंग होगी, एमआरआई होती है, या फिर कमर की? ठीक है, ब्रेन की भी हम लोग एमआरआई कराते हैं लेकिन ब्रेन के लिए हम लोग सिटी स्कैन की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं। और स्पाइन के लिए हम लोग एमआरआई रीडिंग का, हम एमआरआई 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 स्कैन को हम लोग अक्सर बोलते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारा सत्र रहेगा ये रहेगा कि एमआरआई को हम लोग कैसे करके पढ़ सकते हैं स्पाइन का। ठीक है, हम लोग ब्रेन की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप देखेंगे रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि भाई ये सर्वाइकल का एमआरआई है, बैक का एमआरआई है, थोरेसिक का एमआरआई है, या फिर होल स्पाइन का एमआरआई। या फिर एक और तरीके से हम लोग लेते हैं, सपोज करिए आपके पास एक पेशेंट आया कमर दर्द का, तो आपको क्या लिखना है उसके अंदर? सभी लोग लिख लीजिएगा। कभी भी किसी भी पेशेंट को आप लिखना चाहते हैं एमआरआई, तो किस तरीके से लिखेंगे? एमआरआई ऑफ एलएस स्पाइन, कमर के लिए। लिख लीजिएगा, ये लिखा नहीं है कहीं पे भी, ये लिख लीजिएगा आप। क्या लिखना है? एमआरआई ऑफ एलएस स्पाइन। एलएस क्या है? लंबो सेक्रल स्पाइन। ठीक है, लंबो सेक्रल के लंबर वाला पार्ट है और सेक्रम वाला पार्ट है, मतलब L1 L2 L2 L3 L4 L5, उसके बाद S1 S2 भी आ जाता है, हमारा सेक्रम वाला पार्ट भी आ जाता है। एलएस स्पाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी का सर्वाइकल के लिए एमआरआई लिखना है तो क्या बोलते हैं? एमआरआई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। किसी को लिखना है होल एमआरआई का तो हम क्या लिखेंगे? एमआरआई ऑफ होल स्पाइन। ठीक है, एमआरआई भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्लेन, एक होती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में पिक्चर जो होती है वो हाई क्वालिटी में रहती है। हमें जो चाहिए वो प्लेन अगर होगा तब भी काम चल जाएगा। नीचे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में प्लेन। ठीक है, वो पूछते हैं कि कौन सा वाला करवाना है, अच्छा वाला या फिर नॉर्मल वाला? तो प्लेन में होता है नॉर्मल, कॉन्ट्रास्ट में होता है इमेजेस थोड़ी सी और भी ज्यादा क्लियर रहती है। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करिएगा। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, शानदार। थोड़े थोड़े थम्स अप हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, और ये देखिएगा ये 2D में ही हमारा जो, इसमें 2D 3D की वो वाली बात नहीं आती है। 2D में ही हमारे जो एमआरआई की जो फिल्म रहेगी, फिल्म हमारी हमेशा 2D में ही रहती है। ठीक है, होल स्पाइन जब हम लिखेंगे जब सर्वाइकल में भी इशू है, थोरेसिक में भी इशू है, लंबर में भी इशू है, या फिर मल्टीपल इश्यूज है। वो कह रहा है सर हाथों में भी दर्द आता है, नमनेस भी आती है, सर चक्कर आता भी है, कमर में भी दर्द है, एक पैर में दर्द जाता है, कमर में कभी कभी पूरा दर्द होने लगता है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मेरा थोरेसिक एरिया में भी पेन होता है। तो उन सारे केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आप होल स्पाइन बता देते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग जब भी एमआरआई रीडिंग करते हैं, एमआरआई रीडिंग करते वक्त हमें सबसे पहले क्या देखना है पॉइंट, कि किस बॉडी पार्ट का हमारा ये एमआरआई जो रिपोर्ट है ये किस बॉडी पार्ट की है। ठीक है, जब बॉडी पार्ट पता होगा तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, वो लिखा रहता है एलएस लंबोसेक्रल या फिर सर्वाइकल का, थोरेसिक का, या फिर ब्रेन का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अभी हम ब्रेन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ स्पाइन की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डायमीटर। जो हम जब भी एमआरआई को देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, आप एक ही झलक में पता कर सकते हैं डायमीटर देख के कि कहाँ पे मेन प्रॉब्लम इसको हो सकती है। अगर कोई कहता है मेरे कमर में दर्द है, आपने सीधे देखा एपी कैनाल डायमीटर किसका कम है सबसे ज्यादा, कि जिसका भी डायमीटर सबसे कम हो वहीं पे प्रॉब्लम है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? जिसका भी एपी कैनाल का डायमीटर जहां पे कम है, L4 L5 में कम है तो L4 L5 में दिक्कत है, L5 S1 में कम है तो L5 S1 में प्रॉब्लम है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा।
एपी कैनाल डायमीटर हम लोग क्या है, तुरंत आप देख लीजिए कि भाई कौन सी एपी कैनाल में दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एपी कैनाल डायमीटर क्या होता है ये अब हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग एमआरआई फिल्म को देखते हैं तो ये हमारे कुछ टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए। क्या क्या देखना होता है एक एमआरआई रिपोर्ट के अंदर, क्या देखेंगे? डिस्क बल्ज कहाँ पे हुई है, डिस्क बल्ज अगर हुई है तो L4 में, L4 L5 में हुई है, L5 S1 में हुई है, L1 L2 में हुई है, या C1 C2 में, या C2 C3 में हुई है। सबसे पहला देख लीजिए डिस्क बल्ज देख लीजिए आप। फिर आप देख लीजिए स्टेनोसिस है कि नहीं है। स्टेनोसिस क्या है? कैनाल का डायमीटर जब कम हो जाता है तो स्टेनोसिस बोलते हैं। कि जब स्पाइन का कम हो जाता है तो बोलते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। जब फोरामिनल कैनाल का कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं? फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। ठीक है, फिर हमें देखना होता है भैया लिगामेंटम फ्लेवम कैसा है। रिपोर्ट के अंदर सब कुछ लिखा रहता है। थीकल सैक हमारा कैसा है। डिस्क डेसिकेशन तो नहीं हुआ है। देखो सारे टर्म आ रहे हैं जो टर्म आपको मैं पढ़ा चुका हूं। बताइए आ रहे हैं या नहीं आ रहे? थम्स अप करके बताइए जरा, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। थीकल सैक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर है हमारा डिस्क डेसिकेशन के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि भाई लिखा है कहीं पे डिस्क डेसिकेट तो नहीं हुई है। हमेशा ध्यान रखो कुछ चीजें कॉमन सेंस की तरह होता है कि जैसे सपोज करिए L4 L5 में डिस्क बल्ज हुई है, तो बताओ जेल अगर 50% बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप करके लिख के बताओ जरा, देखें किसका सबसे पहले कमेंट आता है। कि अगर 50% ज्यादा जेल बाहर निकला हुआ था तो इसके लिए क्या बोलते हैं? 1 सेकंड में कमेंट आना चाहिए था। क्या बोलते हैं उसके लिए टर्म? ना ना, एक टर्म मैंने आपको बताया था, जब भी 50% जल बाहर निकलेगा तो क्या बोलते हैं उसको? क्या लिखा रहता है? क्या बताया था उसमें? देखें जरा। ना एक्सट्रूजन नहीं है, एक्सट्रूजन तो होता है, लेकिन एक टर्म मैंने आपको बताया था। अरे ये कौन लिख रहा है? पूरा लिखो पूरा। ना, मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा। हाँ अब आना शुरू हुआ। साहिल जी ने, साहिल मऊ जी ने लिखा है ब्रॉड बेस्ड। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रॉड बेस्ड जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जेल आपका क्या है? 50% से जेल बाहर है। ठीक है, तो कैनाल, बस 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 मैं समझ गया। सीक्वेस्ट्रेशन, कोई व्यक्ति सीक्वेस्ट्रेशन भी लिख रहे हैं। सीक्वेस्ट्रेशन देखिए वो आगे की स्टेज है, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था सिर्फ कि 50% अगर जल बाहर है तो हमारा उसका क्या बोलते हैं? ब्रॉड बेस्ड। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सोचा लेकिन थोड़ा लेट लग गए। हमें तुरंत सोचना है, क्योंकि देखिए एमआरआई रिपोर्ट को अगर आपको पढ़ना है तो तुरंत दिमाग कैच करना चाहिए। जो पॉइंट लिखा हुआ है उसका तुरंत इमेज बननी चाहिए कि कैसी होगी, तब आप पेशेंट को समझा पाएंगे। वरना आप पेशेंट को समझा नहीं पाएंगे। पता चल रहा है 10 मिनट तो खुद ही समझने में लग रहे हैं कि है क्या ये चीज। फिर अब पेशेंट आपके सामने बैठा हो, वो आपकी शक्ल देख रहा है कि डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कई लोगों को मैंने देखा है। आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए कि आपने रिपोर्ट देखी, एक झलक ही देखी, एक झलक के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई और पेशेंट को आप बताने के लिए तैयार है। ये चीज हो जाएगी जब आप 50, 100, 150, 200 रिपोर्ट जब आप देख लेंगे, तब ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग भी जब रिपोर्ट देखते हैं, मेरे पास जैसे रिसेप्शन से आते हैं, सर ये लेना है नहीं लेना है, मेरे पास सीधे यही पूछते हैं, सर ये केस ले या ना ले, मना कर दें क्या, क्या करना है? तो हम लोग को जो केस मना करने वाले हैं वो मना कर देते हैं, जो केस ठीक होने वाले होते हैं वो बोल देते हैं क्या, बोल दो इनको आने के लिए, बोल दो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थीकल सैक को हम लोग देखेंगे रिपोर्ट के अंदर। डिस्क डेसिकेशन जो मैं बोल रहा था, जेल जब 50% बाहर है, बताओ डिस्क की हाइट तो ऑलरेडी कम हो ही जाएगी ना, तो ये कॉमन सेंस है हमारा। डिस्क डेसिकेशन तो होगा ही। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं सर डिस्क डेसिकेशन होगा या नहीं होगा? रिपोर्ट में तो लिखा नहीं है। तो रिपोर्ट में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना डिस्क डेसिकेशन नहीं हुआ है। डिस्क डेसिकेशन होगा ही होगा। डेसिकेटेड डिस्क लिख देते हैं कई बार रिपोर्ट में। ठीक है, आज की 2-3 रिपोर्टें हम जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब चीजें कनेक्ट होंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने पुरानी सारी क्लासेस देखी है मेरी। वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोगों ने रिवीजन नहीं किया है और पुरानी क्लासेस नहीं देखी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। फिर ऑस्टियोफाइट्स को देखते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस को देखते हैं। फैसेट जॉइंट रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है फैसेट जॉइंट कैसे हैं आपके। ठीक है, स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं हुआ है, एंटेरोलिस्थेसिस तो नहीं हुआ है। तो ये सारे टर्म आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है लुडोसिस का लिखा रहता है रिपोर्ट के अंदर कि लुडोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, रेट्रोलिस्थेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, एडिमा हुआ है कि नहीं हुआ है, स्कोलियोसिस, सारी चीजें हमें देखनी है। देखो मैंने सारे टर्म लिख दिए हैं। जो होशियार बच्चे हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि सर वीडियो अपलोड करेंगे फिर देखेंगे, भाई कभी नहीं देख पाओगे आप ऐसे।
ना आप ऐसे करके सीख पाओगे। आप होशियार हैं तो आपने क्या करा, जो स्क्रीन में दिख रहा है उसी की तुरंत फोटो खींच के रख ली, बोले नोट्स बनाएंगे हम उसके। नोट्स बनाना कंपलसरी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, क्लास जब आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन साथ में लेके रखिए, देखिए, हर एक चीज लिखिए। आप सोच रहे हैं बिना लिखे हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। रेट्रोलिस्थेसिस तो नहीं है इस, लोडोसिस, लोडोसिस के लिए मैंने आपको एक टर्म कहा था कि रेट्रोलिस्थेसिस वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि अगर रिपोर्ट में आया तो ठीक है, वरना मैं अलग से भी आपको बता दूंगा। लोडोसिस के लिए एक टर्म बताया था, बताओ क्या लिखा रहता है रिपोर्ट में। मैंने आपको बताया था एक लाइन लिखी रहती है, देखिए जरा कमेंट में कौन लिख सकता है, क्या लिखा रहता है उसको। अगर रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी लोडोटिक कर्व में प्रॉब्लम आती है तो ये चीज लिखी हुई रहेगी, देखिए जरा कमेंट कौन कर सकता है। हाँ, लॉस ऑफ कर्वेचर लिख रहे हैं रेखा जी, अच्छा है, लेकिन आप पास तक तो पहुंचे लेकिन पूरा नहीं पहुंचे हैं। अरे पूरा बताओ, पूरा स्ट्रेटनिंग, क्या स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, पूरा बताना है पूरा, क्या लिखा रहता है मैंने आपको बताया है। लंबर, ठीक है ठीक है, काफी काफी अच्छा है। स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन लिखा है, बहुत अच्छा। जब भी आपका लंबर कर्व खत्म हो जाता है तो हमारे उसमें लिखा रहता है स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, या फिर लिखा रहेगा लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस, ठीक है, या फिर लिखा रहता है पैरा स्पाइनल मसल स्पैज्म, ये भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। एडिमा जैसा चीजें भी रहेगी, स्कोलियोसिस भी हमें देखना होता है। स्पाइनल कैनाल का डायमीटर हमारा कितना है, देखो 14 पॉइंट मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये 14 पॉइंट आपको देखना ही देखना है, 16 पॉइंट। डिस्क डायरेक्शन कहाँ पे है, हम लोगों ने डिस्क की डायरेक्शन के ऊपर खूब बात करी है, याद है आप लोगों को डिस्क डायरेक्शन, याद है, बताइए, याद है या भूल गए। हम सब करिए जरा जिस जिसको याद है। बहुत अच्छे रेखा जी, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, देखो याद, अब आपको फायदा मिलेगा याद करने का, पढ़ने का। अब देखो, ठीक है, माइलोपैथी की, माइलोपैथी कई बार नहीं लिखा रहता है लेकिन तब भी हमें लिखना होता है। चलो एक एक रिपोर्ट से शुरू करते हैं, शुरू करें, चलो भाई देखें, इसको थोड़ा सा जूम करें, 75% है, आ रहा है, अब स्क्रीन पे आ रहा है पूरा, देखना जरा, स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। हम लोग ऊपर से ही शुरू कर रहे हैं। ये हमारे छोटे भाई की एमआरआई की रिपोर्ट है, जो उसने करवाई थी। एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते देते मैंने मना कर रखा है, वो 100 kgs का था। उन्होंने क्या करा, जैसे पैरालिसिस था उनको, और उन्होंने क्या करा, तुरंत उनका उठा लिया ऐसे करके, और उठाने की वजह से क्या हुआ, सीधे डिस्क बल्ज हो गई और भयंकर कमर में दर्द हुआ, ठीक है। तो मल्टीपल इश्यूज आए उसके केस के अंदर। नागेंद्र जी अभी क्लास चल रही है, मैं क्लास करके मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। तो ये उन्हीं की रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, लंबोसेक्रल एमआरआई लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, लंबोसेक्रल स्पाइन। कई बार एलएस स्पाइन लिखा रहता है, कई बार लंबोसेक्रल स्पाइन लिखा रहता है। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट जो हमें देखा, समझ में आ गया। अब देखो ये वाली जो टेक्निक है ना, ये हमारे लिए है नहीं, ये हमें हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें ये टेक्निक ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसमें। हमारे लिए जो शुरुआत होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से हमें देखना है, ऑब्जर्वेशन, कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आई है, रिपोर्ट कह क्या रही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, एक एक चीज अब समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, नो एविडेंस ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और लाइसिस। क्या है इसका मतलब, कि आप जब एमआरआई को देख रहे हैं, हमने जब इनकी एमआरआई करी तो स्पाइन के अंदर कहीं पे भी टूट फूट नहीं हुई है। हिंदी भाषा में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, टूट फूट नहीं हुई है और हड्डी टूट के आगे की तरफ नहीं खिसकी है, बस इतना सा समझ में आ गया हमें। नो फ्रैक्चर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल साहिल जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हम देसी भाषा में बात करना चाह रहे थे, आपने इंग्लिश में बोल दिया फ्रैक्चर, बिल्कुल सही कहा। कि पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी एविडेंस नहीं है भाई, कोई भी चीज हमें ऐसे, सारी स्पाइन वैसे तो देखने में ठीक लग रही है,
बहुत अच्छे। अब क्या लिखा हुआ है देखो, हर एक चीज आएगी जो पढ़ाई हुई है, अगर जिसने पढ़ा है हर एक चीज समझ पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क डेसिकेशन चेंजेस सीन एट मल्टीपल लेवल। मतलब क्या हुआ, डिस्क डेसिकेशन हुआ है, मतलब डिस्क पतली हुई है, और क्या हुआ है, चेंज हुआ है। सीन एट मल्टीपल लेवल, एक जगह नहीं हुई है, मल्टीपल जगह पे हुई है। अभी वो बताएगा नीचे की कहाँ कहाँ हुई है। Schummel's nodes आर सीन एट मल्टीपल लेवल, छोटे छोटे जो गांठे हैं, फैट की जो गांठे हैं, वो Schummel's नोड भी आपको मिल रहे हैं अंदर। ठीक है, फैट की गांठे क्या है, जेल, जेल थोड़ा सा हमारा ऐसे करके समझिएगा ऊपर की तरफ निकल गया है, तो इससे इतनी ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है। अब देखो, अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, क्या है भैया, ये बोलते हैं डिफ्यूज डिस्क बल्ज सीन एट L2 L3 L3 L4 और L5 S1 लेवल इंडेंटिंग द वेंट्रल थीकल सैक। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, सामने वाला। अब ऐसे करके समझो, यहाँ पे देखो, ये जेल देख ये फिल्म देख, वो देख पा रहे हैं आप, मन का देख पा रहे हैं। देखो जेल जब, रुक जाओ जरा, कहाँ गया, एक सेकंड देना सब। जेल जैसे ये जेल है, ये जेल जब इस तरीके से निकलेगा, पीछे की तरफ निकलेगा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सामने का हिस्सा है, इसी के सामने ही तो क्या रहता है आपके, आपका थीकल सैक रहता है। तो थीकल सैक को जब सामने की तरफ से दबाता है, थीकल सैक का ये सामने का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन को जब वो दबाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है वेंट्रल थीकल सैक। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, डिस्क निकली बाहर, यहाँ से देखो, जूम कर दो थोड़ा सा पास, डिस्क बाहर निकली, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का ये जो फ्रंट पोर्शन है, इसमें जब दबाव आएगा, इसी के ऊपर थीकल सैक है, ये फ्रंट पोर्शन को जब दबाएगा तो लिखा रहता है वेंट्रल थीकल सैक। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, सही है। लेकिन लिखा क्या है, विथ नो सिग्निफिकेंट स्पाइनल कैनाल या न्यूरल फोरामिनल नैरोइंग। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, कि कोई, वंस मोर, ठीक है एक बार और, ठीक है, डिस्क बल्स तो निकली है, वेंट्रल थीकल सैक को दबा भी रही है, लेकिन इसकी वजह से स्पाइनल कैनाल में किसी भी तरीके की नैरोइंग नहीं हुई, इसके अंदर नैरोइंग नहीं हुई। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, वेंट्रल थीकल सैक में दबाव भी पड़ रहा है, लेकिन स्पाइनल कैनाल जो है हमारी, वो स्पाइनल कैनाल, सर वर्टिब्रा से नहीं, नहीं वर्टिब्रा से नहीं दबाव पड़ रहा है, डिस्क से दबाव पड़ रहा है। कहाँ कहाँ डिस्क में दबाव पड़ रहा है, L2 L3 में, L3 L4 में, L5 S1 में। सही है कि नहीं सही है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन कैनाल का डायमीटर नॉर्मल है, कैनाल का बिल्कुल कम नहीं हुआ है, फोरामिनल कैनाल भी सही है। आगे भी लिख दिया है, देखो आगे की लाइन देखो, यहाँ पे क्या शानदार लिखा हुआ है। मुझे पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है, जब मेरे को समझ में आना शुरू हुआ ना एमआरआई, एमआरआई की जब मैं रिपोर्ट पढ़ने लगा और मेरे को समझ में आने लगी, मेरे को जो आनंद आता था वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा है, नो नर्व रूट कंप्रेशन। एक ही चीज में क्लियर हो गया भैया, कि डिस्क बल्स तो हुई है, नॉर्मल लोगों को भी हो जाती है, लेकिन कोई दबाव नहीं हुआ है, कोई नस नहीं दब रही है, किसी भी तरीके के इसकी वजह से दिक्कत नहीं आई है। बोले सर क्या हम लोगों को भी होता है क्या ऐसा। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मल व्यक्ति है, अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपने एमआरआई कराया, कोई कमर में भी दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे बोले सर एमआरआई रिपोर्ट में लिख रहा है L4 L5 में दिक्कत है, L5 S1 में दिक्कत है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है। नहीं है, हमेशा हम जिसको मानते हैं वो बॉडी को मानते हैं, सबसे ज्यादा हम बॉडी को मानते हैं। मैं तो मानता हूँ बॉडी क्या सिम्टम दे रही है, बॉडी क्या कह रही है, बॉडी की भाषा क्या कह रही है। कमर में दर्द है, दर्द तो है, क्या वो सूजन की वजह से क्या डिस्क की वजह से, कैसे पता करेंगे, वो पता करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं, ठीक है, वीडियोस के अंदर भी बताया है, आगे इसमें भी हम बताएंगे। तो हम लोग किसको ऑब्जर्व करेंगे, बॉडी के सिम्टम्स को। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे अब नीचे वाली लाइन में आते हैं, बड़ा शानदार सी लाइन है, बहुत प्यारी सी लाइन है, दो दो लाइन लिखी हुई है, दो लाइन में पूरी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। देखो डिफ्यूज डिस्क बल्ज, बोले अरे सर डिफ्यूज हो गई, रोटी बन गई है, तो बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफ्यूज का मतलब क्या बताया था मैंने। थम्स अप करना जो मेरे पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहा है, देखो मैं समझाऊंगा नहीं अब,
लेकिन मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा पूरा, मजा आ जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज, रोटी बन गई है डिस्क की। कौन सी डिस्क की रोटी बनी है, L4 L5 की रोटी बनी है। क्या कर रही है ये रोटी, इंडेंटिंग द वेंट्रल थीकल सैक। बोले सर ये वेंट्रल थीकल सैक का जो सामने वाला हिस्सा है ना, जो अभी आपने बताया था, वो दबा रहा है। अच्छा ये बताओ, कमेंट में बताना जरा, थीकल सैक किसकी कवरिंग है, जरा देखें। पढ़ा तो रहे हैं, मेरे को बाद में पता चल रहा है कि किसी को समझ में नहीं आया थीकल सैक था क्या। जरा बताओ थीकल सैक कवरिंग किसकी है। हाँ जी हाँ जी, विद्या जी ने बताया सबसे पहले। विद्या जी जीती है, विद्या जी फर्स्ट है भैया सब। अब फर्स्ट वालों की कीमत होती है, बाकी तो सब पीछे रह गए। अब रहने दो, बस बस बस, मैं समझ गया। ठीक है, जो पहले कमेंट करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए समझ गए, आप सभी लोग जानते हैं। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ही लोगों को पता होगा, दो चार लोगों को। चलो बहुत बढ़िया। थीकल सैक क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवर होता है उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ। ये बाद में जब हमने कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, रामायण में राम कौन थे, तो वो उनको राम का भी नहीं पता था कि राम कौन थे रामायण में, पूरी रामायण में। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा था कि वैसा हालत तो नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, इसीलिए पूछ लिया, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब देखो क्या हो रहा है, देख बोले सर रोटी बनी है किसकी, L4 L5 वाले डिस्क की, ये वेंट्रल थीकल सैक को दबा रहा है। अब देखो क्या लिखा है, क्या शानदार सब लिखा है, कॉजिंग। कॉजिंग का मतलब हो रहा है कर रहा है, ये चीज पैदा कर रही है। जो जो दबाव पड़ रहा है ना, दबाव की वजह से क्या हो रहा है, दबाव की वजह से क्या 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 चीजें और भी हो रही हैं। क्या हो रहा है, माइल्ड बायलेटरल न्यूरल फोरामेन नैरोइंग। बताओ क्या है ये न्यूरल फोरामेन, ये तो फोरामिनल कैनाल की बात कर रहे हैं सर। फोरामिनल कैनाल क्या हो रही है, नैरो हो रही है। और क्या हो रहा है, अब्यूटिंग। अब्यूटिंग का मतलब क्या है, दबाव पड़ रहा है, रोक रहा है। द बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब बताओ क्या है, दोनों तरफ। किसकी बात हो रही है, दोनों तरफ जो बायलेटरल L4 एग्जिटिंग नर्व रूट है भैया, ये उसको दबा रही है। बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आया, डिफ्यूज डिस्क बल्ज वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। बोथ साइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेमंत सिंगल जी, बहुत बढ़िया। समझ पाए कि नहीं पाए, क्लियर है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पॉइंट। मुझे भी पानी मंगवाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन क्लास आपकी MRI की कर दें, चार पाँच दो 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 तीन तीन रिपोर्ट डेली पढ़वा दूंगा हर बार। आपका मजा आ जाएगा, फिर उसी में आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। है ना, ऐसा सही रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। बोले सर और देखें क्या, आगे आगे और क्या दिक्कत है क्या, कुछ देखते हैं यहाँ पे, आगे देखते हैं। बोले सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द फैसेट जॉइंट एंड न्यूरल फोरामे फोरामेन आर नॉर्मल, बाकी सब जगह ठीक है। लिगामेंटम फ्लेवम थिकनेस इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स। लिगामेंटम फ्लेवम की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो भी ठीक है। ये द पेडिकल लेमिनेस स्पाइनस प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस लंबर वर्टिब्रे शोज नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, देखने में तो भैया ये सारी चीजें सही लग रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, MRI की जब रिपोर्ट होती है ना, उसमें जो, मैंने तो एक चीज देखी है, जो काले काले से लिखा हुआ है ना उसमें दिक्कतें हैं, जो व्हाइट व्हाइट से लिखा हुआ है वो नॉर्मल है। जैसे आप इधर देखो, यहाँ पे आप देखिए, दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, इसमें क्या फर्क दिख रहा है। बोले सर ये तो डार्क काले से लिखा हुआ है। बोले यहाँ पे, बोले ये तो सर हल्के इंक से लिखा हुआ है। बोले इसी से हमें पता चल जा रहा है कि जो हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बताना तो मुझे बाद में था, लेकिन मैंने अभी बता दिया। आप पढ़ेंगे लेकिन शुरुआत में सब कुछ। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, रेखा जी हाईलाइटेड। ठीक है, कई बार मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है, सरल भाषा में मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोग कनेक्ट करते हैं मेरे से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिगामेंटम फ्लेवम सारी चीजें नॉर्मल है, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, बोले सर अब AP कैनाल का वो आ गया, चार्ट आ रहा है बढ़िया सा शानदार सा। बोले सर देख लें क्या उसको, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लंबर कैनाल AP डायमीटर,
एपी डायमीटर किसकी लिखी हुई है ये? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये देखो L1 to L5 की बात हो रही है एपी का। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो 18, 15, 16 ये जो लिखा रहता है ना, ये MM में होता है। अगर MRI में लिखा हुआ है 1.2, 1.3, 1.1 और 0.9, तो ये मस्त कह देना कि सर उसका ना 1.1 mm का डायमीटर रह गया था और उसको हमने ठीक कर दिया। भैया वो MM नहीं है, वो सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी किसी रिपोर्ट में सेंटीमीटर में दे रखा होता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जैसे ये रिपोर्ट गलत थी, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिख दिया था, सेंटीमीटर लिख दिया था। अब 18.3 सेंटीमीटर थोड़ी ना होगा किसी का कैनल का डायमीटर। ठीक है, वो MM में ही होगा हमेशा। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1.8, 1.5, 1.6, 16, ठीक है, और 12। तो ब्रदर की भी जो थी हमारे, देखो कमर में तो दर्द था उसको, सूजन की वजह से दर्द था, लेकिन कैनाल का डायमीटर इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आया था उसको। ठीक है, नहीं ठीक है। पॉइंट समझ पाए आप लोग? पॉइंट समझ पाए कि नहीं पाए? आगे बढ़े, एक और देखते हैं, रुक जाओ, एक और रिपोर्ट देखते हैं जो थोड़ी सी बढ़िया हो, थोड़ा सा मजा आ जाए थोड़ा सा आप लोगों को। हाँ ये बढ़िया है। ये ये बढ़िया रिपोर्ट है, थोड़ा सा देखते हैं इसके। ठीक है, 42 साल उम्र है पेशेंट की, मनीष कटारिया। ठीक है, मनीष जी का है ये। ठीक है, वही लिखा हुआ है MRI ऑफ लंबोसेक्रल स्पाइन। ठीक है, इसमें दो तरीके के व्यू हैं, सजाइटल व्यू भी है, एक्सियल व्यू भी है। ठीक है, माइलोग्राम, ये सब, इन सब की जरूरत नहीं है हमें। हमें सीधे नीचे देखना है कि भैया सर आप ये बताइए ऑब्जर्वेशंस में क्या है। बोले ऑब्जर्वेशन में तो सर बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। सर ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। सब समझ पाओगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये रिपोर्ट पढ़ के मजा ना आया तो हमारा पढ़ाना बेकार है। लेकिन पढ़ाना बेकार तभी होगा जो लोग पढ़ रहे हैं क्लास को, उनके लिए बेकार नहीं है जो लोग पढ़ ही नहीं रहे। अब देखो शुरू करें। L2 L3 ध्यान से सुनना भैया सभी लोग, एक एक चीज आप देखिए, एक एक बाई लाइन मैं भी पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ, तो बड़ा थोड़ा सा गौर करिएगा सभी लोग। L2 L3 लेवल शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज। क्या हुआ है डिफ्यूज डिस्क बल्ज का मतलब क्या है? रोटी बन गई है। ठीक है, एंड माइल्ड टू मॉडरेट। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रहा है। बोले सर कंप्रेशन जो हुआ है ना, डिफ्यूज जो हुआ है, तो वो कंप्रेशन इस तरीके से है, माइल्ड से मॉडरेट। माइल्ड का मतलब क्या है, कम, कम से ज्यादा की तरफ। लेकिन अगर सीवियर लिख देगा, सीवियर का मतलब बिल्कुल ज्यादा, मॉडरेट का मतलब मध्यम स्तर तक का। सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, क्या है ये? सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन कॉजिंग। बोले कहाँ हुआ है ये बताओ, याद आया तुम्हें? सेंट्रल डिस्क बल्ज जो लिखा रहता है। अरे सेंट्रल सेंट्रल डिस्क का बताओ। सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, सेंट्रल डिस्क का मतलब डायरेक्शन बता रहा है। जेल जो निकला है ना वो बिल्कुल बीचों बीच निकला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यूपी जिसने लिखा है विद्या जी, आपने लिख दिया आप। ठीक है, बिल्कुल प्रोट्रूजन हुआ है, प्रोट्रूजन। ठीक है, हल्का सा जेल हल्का सा बाहर जा रहा है। कॉजिंग क्या हो रहा है इसकी वजह से? थीकल सैक इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या है? दबाव पड़ना, थीकल सैक के ऊपर दबाव पड़ रहा है। बायलेटरल न्यूरल फोरामिनल नैरोइंग। दोनों जो फोरामिनल कैनाल है ना वो भी क्या हो रहे हैं? नैरो हो रहे हैं, नैरो। नैरो का मतलब क्या है? ये हमारी फोरामिनल कैनाल थी निकलती हुई दोनों तरफ से, और ये हमारी क्या हो गई? नैरो। नैरोइंग मतलब पतली हो गई है। अब देखो नैरोइंग से क्या हो रहा है? कंप्रेसिंग। नैरो होने से क्या हो रहा है? कंप्रेस कर रही है बायलेटरल लेटरल रेसिस। जो हमारी लेटरल रेसिस थी ना फोरामिनल कैनाल से पहले भी, वो भी क्या हो रही है? दब रही है। एंड ट्रांसवर्स नर्व रूट, ट्रांसवर्स नर्व रूट भी दबेगी ही दबेगी। एंड मिनिमली अब्यूटिंग बायलेटरल एग्जिटिंग नर्व। ठीक है, जो हमारी नर्व बाहर निकल रही है उसको भी हल्का फुल्का दबा रही है, लेकिन बीच की तरफ निकली है तो बीच वाले को ज्यादा दबाएगी। जो स्पाइनल कैनाल, जो आपका स्पाइनल कैनाल, या फिर आप ये कह सकते हैं थीकल सैक, स्पाइनल कॉर्ड को ये ज्यादा प्रेस कर रही है। थीकल ट्रांसवर्स नर्व जो हमारी जा रही है ऊपर से नीचे तक, उसको ये दबा रही है। बताओ आपको जो मैं बताना चाह रहा था, क्या वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहला पॉइंट समझ में आया L2 L3 वाला? बताओ 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 जल्दी, कमेंट करके बताओ जरा, यस यस देखें जरा, समझ में आया कि नहीं आया? आया? भाई साहिल जी का पहले आ गया मैसेज, साहिल जी फर्स्ट हो गए। बढ़िया बढ़िया।
अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरे साथ जुड़ के आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ, डायरेक्टली आप एक तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं। वहां यहाँ से डाटा सीधे ट्रांसफर, सीधे 145 लोगों तक सीधे ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अब देखो ये वाली रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे आज, ठीक है, 2 रिपोर्ट ही हम पढ़ पाएंगे, लंबा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। स्पाइन में भी देखना बताएंगे भैया जी, धर्मेंद्र दीपेंद्र जी, वो भी देखना बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा बेसिक तो समझ लो, रिपोर्ट आप देखना सीखो, फिर फिल्म को भी पढ़ना सिखाएंगे कि फिल्म को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। ट्रांसवर्सिंग पहले हमने बताया था अक्षय जी, आपने पहले की क्लास नहीं करी है। जो ऊपर से जो नर्व आती है उसको हम ट्रांसवर्स नर्व भी कहते हैं। आगे बढ़े या नहीं बढ़े? थम्स अप करिए आगे बढ़ने के लिए। इस गाड़ी को अब धक्का लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, आपका थम्स अप मुझे धक्का लगा सकता है। आज पूरी हालत खराब हो गई मेरी, पूरे दिन पढ़ाया पेशेंट और फिर शाम को जाना पड़ गया अभी। चलो भाई आगे चलते हैं। L3 L4, ठीक है, लेवल शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज, रोटी बन गई है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। एंड माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, देखो क्या शानदार बात कर दी है इसने, माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, सेंट्रल की तरफ ही निकला है। एंड मिनिमल लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, बताओ याद आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? हाइपरट्रॉफी बताया था, लिगामेंटम फ्लेवम, हाँ जी हाँ जी, नवदीप जी ने बिल्कुल झट से लिख दिया। अब ये मोटे होने की वजह से क्या हो रहा है, थीकल सैक को दबा रहा है पीछे की तरफ से भी, और बायलेटरल फोरामिनल न्यूरोइंग भी हो रही है, और कंप्रेसिंग बायलेटरल लेटरल रेसेस भी हो रही है, एंड ट्रांसवर्स नर्व रूट एंड मिनिमली एग्जिटिंग बायलेटरल एग्जिटिंग नर्व रूट भी है। भाई देखो क्या क्या हो गया, कहाँ पे हुआ है ये? L3 L4 में हुआ है, ठीक है। आगे की क्लासेस कुछ ऐसी भी रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स जब हम लोग कर रहे होंगे तब, जैसे तब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा कुछ कुछ लोगों से। जैसे अभी आप लोग हाथ तो उठा उठा के क्वेश्चंस पूछते हैं, उस टाइम मैं नाम ले लेके आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। सही रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए जरा, थम्स अप कर दीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में, हाँ, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि हमेशा हमारा ही टेस्ट होता रहे, स्टूडेंट दूसरी तरफ बैठ के जो मर्जी सब कुछ पूछ रहे हैं। अरे हमें भी तो पूछने का अधिकार है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वही तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कैसे पता चलेगा? ठीक है, बीच में हम लोग ये भी करेंगे, लास्ट में तो देखते हैं, आगे की क्लास में करेंगे। अक्षय पाटिल जी आप अलग से बात करिएगा, अलग से आप, हमने करा है इसको, ठीक है, बताया है पूरा इसको, आप उस क्लास में जाके देख सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ एक एक टर्म को। एक तरीके से डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुआ है, सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन भी हुआ है, जेल जो हमारा निकला है वो सेंटर की तरफ निकला है। लिगामेंटम फ्लेवम हमारा कैसा हो गया है, मोटा हो गया है, थीकल सैक को दबा रहा है, थीकल सैक दबेगा। अब देखो यहाँ पे ना डबल काम हो गया। डबल काम क्या हो गया, बोले सर क्या डबल काम हो गया? डबल काम ये हुआ है, बोले सर डिस्क बल्ज इधर से भी दबा रहा है और इधर से भी लिगामेंटम फ्लेवम दबा रहा है, तो दोनों तरफ से दबाव पड़ जाएगा। तो ये जो आप नर्व देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स नर्व ही है आपकी, जो नर्व आपके ऊपर से आ रही है वो ट्रांसवर्स नर्व है, ठीक है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो पूरी नर्व की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स नर्व है, ठीक है। ट्रांसवर्स नर्व एक पार्ट है पूरे स्पाइनल कॉर्ड का, ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, थिकल सैक इंडेंटेशन, बायलेटरल फोरामेन, न्यूरल फोरामेन, देखो फोरामिनल कैनाल या न्यूरल फोरामेन सब एक जैसे हैं, सिनोनिम्स है, कंफ्यूज मत हो जाना भैया कि बोले सर न्यूरल फोरामेन तो आपने पढ़ाया नहीं। फोरामेन आप देख रहे हैं तो मतलब फोरामिनल कैनाल की ही बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? बायलेटरल, दोनों तरफ की बात हो रही है, नैरो हो रही है ये, ठीक है। कॉमा कंप्रेसिंग बायलेटरल लेटरल रेसेस जो फोरामिनल कैनाल से भी पहले है वो भी हमारी क्या हो रही है, दब रही है। ट्रांसवर्सिंग नर्व रूट, ट्रांसवर्स नर्व रूट जो ऊपर से आ रही है उसको भी दबा रही है, और एग्जिटिंग नर्व रूट को भी दबा रही है, बायलेटरल दोनों तरफ, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के क्या होगा, दोनों तरफ पैरों में दर्द जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा सा L4 L5 का पढ़ लेते हैं। बोले सर इसके बाद थोड़ा सा बताइए पेशेंट के सिम्टम्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, मजा आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों को भी, कि कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे लोगों के पेशेंट, ठीक है। तो देखते हैं, देखो L4 L5 लेवल शोज क्या हुआ है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज। अब बोले सर ये टर्म मिल गया, लेफ्ट पैरा सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, बताओ ये याद है किसी को? पैरा सेंट्रल, पैरा सेंट्रल
नवनीत जी का आया तुरंत मैसेज, 45 डिग्री, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, पैरासेंट्रल बताया था जब भी आपका 45 डिग्री में जल बाहर निकलेगा, लेकिन वो डायरेक्शन देखो, मैंने उसी समय पढ़ाते वक्त कहा था, वो डायरेक्शन लिख देगा, लेफ्ट है या राइट है, देखो लिख दिया इन्होंने, लेफ्ट साइड में पैरासेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है। बहुत अच्छे। एंड मिनिमल लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी भी हुई है, कॉजिंग थीकल सैक, बायलेटरल न्यूरल फोरामेन नैरोइंग, लेफ्ट मोर देन राइट। बोले अरे सर इसमें तो एक बात लिखी हुई है, फोरामिनल केनाल जो कंप्रेस हुई है ना, दोनों तरफ तो हुई है, लेकिन लेफ्ट साइड ज्यादा हुई है, राइट साइड कम हुई है। बोले सर इससे तो हमें एक कंक्लूजन ऐसे निकल जाता है कि लेफ्ट वाले पैर में दर्द आएगा, राइट वाले में कम दर्द आएगा। बोले हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है ना। और क्या है, और देखो कई बार रिपोर्ट में भी थोड़ा सा वो गलत लिख देते हैं। ठीक है, हम उसमें ऐसे हमने खुद रिपोर्ट्स को जब देखना शुरू किया तो हमें ये गलतियां मिली, जैसे इंडेंटिंग बायलेटरल ट्रांसवर्स, बायलेटरल नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था इंडेंटिंग ट्रांसवर्स नर्व रूट एंड राइट एग्जिटिंग नर्व रूट। अब देखो यहाँ पे भी देखो क्या लिख दिया है, राइट साइड में कंप्रेशन दिखा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट मोर देन राइट। ठीक है, आप देख रहे हैं रिपोर्ट में गड़बड़ी देख रहे हो। एक बार जो देखना जानते हैं, एक बार आप देखिए, दिख रही है गड़बड़ी या नहीं दिख रही है, पूरी सरासर घपलेबाजी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, ऊपर जब हम बोल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल घपलेबाजी है, देखो रिपोर्ट देखो आप, कैसा है रिपोर्ट, ऐसे कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया था, हमने कहा ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जब गहराई से देखा तो बोले कि ये तो रिपोर्ट में ही पूरा धांधली चल रही है। ऊपर बोले लेफ्ट पैरासेंट्रल हुआ है, नीचे बोल दे रहे हैं आपका क्या है, राइट एग्जिटिंग नर्व रूट इंडेंटिंग हो रहा है। ठीक है, मिनिमल है लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, दर्द तो आ रहा है दोनों पैरों में, लेकिन क्या है, लेफ्ट साइड में ज्यादा है, राइट साइड में कम है। हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं, ज्यादा अंदर मत घुसो तुम। अब देखो क्या लिखा है, आगे बढ़े क्या, हम सब करना जरा आगे बढ़ने के लिए, फिर एक बार हम समराइज करेंगे, पूरे रिपोर्ट को एक बार समराइज करेंगे। क्या लिखा हुआ है, L5S1 लेवल शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज, माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन, मिनिमल लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। ठीक है, सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है, माइल्ड लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी हुई है, causing thecal sac indentation, bilateral neural foramen neuron, left more than right, abutting bilateral transverse exiting nerve root, mild abutting bilateral exiting nerve। तो हमें एक ही चीज समझ में आ रही है, बोले सर दो जगह डेसिबल ज्यादा हुई है, L4 L5 और L5S1, लेफ्ट की तरफ हमारा जल निकल गया है, दोनों तरफ ही, लेफ्ट की तरफ ही इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा वजन उठाया होगा राइट साइड से। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जल जो बाहर निकलेगा, कैसे दिखाऊं तुम लोग को, कैसे दिखा रहे हैं, इसको दिखाते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना कि मान लो इस तरफ ऐसे करके दबाव लग रहा है तो इधर से जल निकल जाएगा, जैसे अगर इधर दबाव लगेगा तो जल इधर से नहीं निकलेगा, इधर दबाव लगा है तो जल किस तरफ से निकलेगा, दूसरी साइड से। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात। ठीक है, कुछ किताबें मैं वही पढ़ रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त किताबें मिली है मुझे भी, आने वाली क्लासेस के अंदर उनका भी डिस्कस करूंगा। ऐसी किताब है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट विदेशियों ने लिखी है, पढ़ रहा हूँ, अभी चल रही है, उसकी स्टडी भी चल रही है, मजेदार बेहतरीन, जो हमें चाहिए थी, बैक को कैसे करके काम करती है, डिस्क बल्ज किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीजें उस किताबों के अंदर है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मजा आ जा रहा है किताब को पढ़ के, किताब नहीं बताऊंगा लेकिन मैं, ठीक है, कुछ चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए, ठीक है, किताब अपने पास ही रखूंगा। चलो, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों के साथ, डिस्कस करेंगे कि क्या है उस किताब के अंदर। लेकिन आप भी वो चीजें जान के मैं खुद हैरान हो गया जब मैंने वो किताब पढ़नी शुरू करी, क्योंकि वो मैनुअल लेवल पे कहीं पे कोई ये चीज बताता ही नहीं है जो चीज हमने उस किताब के अंदर देखा। ठीक है, उसके कुछ अंश मैं आपको इसी पीडीएफ के अंदर आगे आने वाली क्लासेस के अंदर दिखाएंगे उसको भी। लेकिन पहले ये हमारा एमआरआई वाला कॉन्सेप्ट पे खत्म करते हैं, 2-3 क्लासेस लगेगी इसमें भी खत्म करने के लिए, हम लोग मल्टीपल चीजें को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सरल शब्दों में ही बता रहे हैं साहिल जी, बहुत सरल शब्दों में ही कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता ना आपको तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते कि क्या बोल दिया सर ने, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, हमने कुछ क्लासेस ली हैं जिसमें सिर्फ हमने इंग्लिश में पढ़ा है। ठीक है, और हमारी समझ, जो हमारे साथ के जो लोग थे, न्यूरोथेरेपिस्ट कुछ लोग थे, वो बोले कि सर आप समझ लो, आप समझ के हमें हिंदी में समझा देना, हमारे तो समझ के परे है। ये बढ़े क्या, देखो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है,
अब देखो बोले सर आगे देखते हैं, रिपोर्ट में बहुत सारी बातें तो लिख दी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो कैसे करके बात लिख देते हैं। सटल पोस्टीरियर एनुलर टीयर इज सीन। एनुलर टीयर का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, रिंग्स टूटी हैं। इन्वॉल्विंग कौन कौन से रिंग, जगह की रिंग टूटी है, L3 L4 L4 L5 L5 S1। बोले सर यहाँ पे तो टूटेगी ही ना। बताओ डिस्क बल्ज जब होगी, पैरासेंट्रल डिस्क बल्ज हुआ है, तो बताओ रिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी, बताओ यस या नो में जवाब देना। टूटेगी ना। बताओ कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं ये लोग। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बस बस मैं समझ गया, समझ गया, बेहतरीन। आप लोगों को पढ़ा के आनंद इसलिए भी आता है कि आपसे जैसे तुरंत पूछो तुरंत आप लोग जवाब देते हैं मुझे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मिनिमल मार्जिनल ऑस्टिफाइड। ठीक है। मिनिमल मार्जिनल ऑस्टिफाइड्स, मार्जिनल का मतलब क्या है। बोले सर किनारे किनारे से ना ऑस्टियोफाइट्स भी हो रहे हैं। बोले सर ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस का मतलब क्या होता है। बोले जो हमारी जो, जैसे मान लीजिए ये हमारी हड्डियां है, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये एंड प्लेट्स है, ये आपकी वर्टिब्रल बॉडी है, ये नीचे बीच में डिस्क है, ये यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, किनारे किनारे से खुरदरी सरफेस हो जा रही है। सरफेस कैसी होनी चाहिए थी, ये वाली सरफेस कैसी होनी चाहिए थी, ये वाली सरफेस कैसी होनी थी, बिल्कुल चिकनी। लेकिन ये सरफेस कैसी हो गई, खुरदरी हो गई है। तो यही बता रहे हैं कि भैया ये खुरदरी हो गई है। और डिस्क डेसिकेटिव चेंजेस, डिस्क डेसिकेटिव का मतलब भैया डिस्क भी हमारी कैसी हो गई है, पतली हो गई है। सीन इन्वॉल्विंग L2 से लेके S1 तक। सही है। मिनिमल स्कोलियोसिस टुवर्ड्स द राइट, हल्का सा स्कोलियोसिस भी हुआ है, राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। बहुत अच्छे। नो एविडेंस ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और लाइसिस। बोले सर, बोले बच्चे, बोले बोले सर समझ में आ रहा है सारी चीजें, एक एक चीज जितनी भी चीजें बताई हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। देखो आप भैया यहाँ पे देखो, जो अभी मैं बता रहा था आपको वही बात लिखी होगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपी कैनाल डायमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर में, क्योंकि इन लोगों ने लिखा नहीं था कि क्या है क्या। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1.41, 0.76। तो अब ये मत कह देना कि सर 1 mm का डायमीटर था और हमने ठीक कर दिया। बाकी भी देख लो भैया, यहाँ पे ये नहीं है, ये सेंटीमीटर है। ये मैंने में लिखा है, ये है में। ठीक है। देखो नॉर्मल रेंज पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है। ठीक है। अब ये वाले पेशेंट का आप देखो नॉर्मल रेंज क्या होगी, मिनिमम आपको 10 तो चाहिए चाहिए। ठीक है। ये 14 है, ये 9 है, ये 10 है। तो हमें पता चल रहा है सर दो जगह दिक्कत ना ज्यादा है, L3 L4 में, L2 L3 में। यहाँ पे दिक्कत से ज्यादा है। यहाँ पे भी हुई है, L5 S1 में भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। हमें देख कर भी तो पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। अच्छा बताओ, याद करो इस पेशेंट को दर्द किस तरफ होगा, लेफ्ट या राइट। जरा लिख के बताना जल्दी से देखें जरा किसको याद है। लेफ्ट की तरफ दर्द होगा या राइट की तरफ। कंप्रेशन किस तरफ था। विशाल जी का आ गया तुरंत, तुरंत आया विशाल जी का। भैया विशाल जी जीत गए, ट्रॉफी जाती है विशाल जी के पास। ठीक है। लेफ्ट की तरफ होगा बिल्कुल। मैंने आपको बताया था इसके अंदर लेफ्ट साइड में कंप्रेशन ज्यादा है और राइट साइड में कम है। तो लेफ्ट की तरफ जल निकला आपका और लेफ्ट वाले पैर में दर्द जाएगा। राइट में भी जाएगा लेकिन लेफ्ट वाले पैर में ज्यादा जाएगा। ठीक है। और सीवियर पैरों में दर्द रहेगा, भयंकर भयंकर से भयंकर। ठीक है। तो ये चीज होगी ही होगी। बात क्लियर है, आप लोग समझ पाए, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट को, कोई चीज ऐसी तो नहीं बची अभी जो दो रिपोर्ट पढ़ के बताई आप लोगों को। तो, तो फीलिंग कैसी आई कि रिपोर्ट पढ़, अच्छा एक चीज बताओ, जो पढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट पढ़ना आसान है या मुश्किल है, बताओ, कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से। रिपोर्ट पढ़ना आसान है या मुश्किल है। अब कैसा लग रहा है, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। काशी जी पूछ रहे हैं लेफ्ट साइड में पेन कैसे ज्यादा होगा। देखिए रिपोर्ट के अंदर ही तो लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड में कंप्रेशन ज्यादा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ लोगों को कुछ कुछ आ रहा है। कोई बात नहीं, रिंकू जी आपको और भी आएगा जब आप क्लासेस प्रॉपर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। अभी अब आप रिपोर्ट पढ़ना शुरू तो करिए आप। ठीक है। आपको और भी मजा आएगा रिपोर्ट के अंदर ही। आप देखो वही जो ऑब्जर्वेशन में बात लिखी हुई थी,
वही सारी चीजें, क्योंकि देखिए रिपोर्ट पढ़ना इट इज अ प्रोसेस, एक दिन में जादू तो नहीं हो सकता, ठीक है, जादू बिल्कुल नहीं होगा। इट इज अ प्रोसेस, लर्निंग हल्के हल्के होती चली जाएगी आपके, बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फिर से, ये आपका इम्प्रेशंस, ये लास्ट में आपको बता रहे हैं भैया, लास्ट में ये पूरा समराइज करके बता दिया। यही चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा दोबारा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, सही है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, एक पिक्चर शानदार सी, कोई पिक्चर है हमारे पास क्या? नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको फिल्म के बारे में ना, फिल्म पढ़ना भी आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था कि कुछ चीज और मिले क्या तुम्हें। इंटरलिस्टेसिस वाले कुछ फोटोज नहीं है क्या हमारे पास? हाँ ये देखो, ये क्या शानदार फोटो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इंप्रेशन तो हम पढ़ सकते हैं, देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो एकदम आप 100 150 200 की स्पीड में आप गाड़ी नहीं चलाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, शुरुआत में आप 30 40 हल्के हल्के गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो हम लोग पढ़ने के लिए डायरेक्ट इंप्रेशन भी पढ़ लो, लेकिन अभी आप लोगों ने नया नया सीखा है, तो बार बार रिवीजन होना जरूरी है। अगर बार बार आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप भूल जाओगे। इसीलिए, हाँ जी, रेखा जी का मैसेज आ गया शाह का, ये सर लिस्टेसिस हुआ है, लेकिन कौन सी वाली लिस्टेसिस हुई है ये जरा बताना, जरा कमेंट करके बताओ, ये क्या कौन सी फिल्म में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये कौन सा केस है, जरा देखें जरा, किसी को याद है, किसी ने? कौन कह रहा है ये L4 L5 है? भाई गलत बात है, ये गलत बात है, L4 L5 वाले तो गलत है, अक्षय पटेल जी ने कहा है, ठीक है, एंटेरोलिस्टिसिस। अब ये बताओ जरा, मन के बताना जरा, मन के बताओ, डिस्क बताओ, किसके बीच में हुआ है? किसके बीच में हुआ है? रेखा जी का सबसे पहले मैसेज आया था, रेखा शाह जी का, L5 और S1 के बीच में हुआ है, बहुत बढ़िया रेखा जी। ऐसे करके ही आप पढ़ते रहिए। अरे भैया L4 L5, ये कौन लिख रहा है L5 L4? भाई अक्षय पटेल जी, ऐसा मत करिए, बड़ा खराब लग रहा है मुझे जब आप लिख रहे हैं L5 और L4। L5 के बाद L4 कहाँ आता है? हर गलत। फिर से आप लिख रहे हो L4 L5, L4 वाला मन का ऊपर है, L5 वाला नीचे है, L5 और S1 के बीच में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए मेरा आप लोगों को इन्वॉल्व करने का रीजन पता है क्या है? आप लोग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि स्पून फीडिंग अगर हम करते रहेंगे ना तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड लगाइए। स्पून फीडिंग से आदत खराब हो जाती है खाने की, ठीक है, क्योंकि कभी कभी खुद से भी खाना बनाना चाहिए। हाँ जी अनिता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, L5 S1, ठीक है। हिमांक जी ने भी सही कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये देखिए मन का क्या हुआ है, टूट के आगे की तरफ खिसक गया है, एंटेरो हो गया है। हमेशा जो बेस को देखना है, बेस, ये नीचे वाला मन के से ऊपर वाला मन का कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? अगर वो आगे जा रहा है तो क्या हो गया है, एंटेरोलिस्थेसिस। अगर वो पीछे जा रहा है तो क्या हुआ है, रेट्रोलिस्थेसिस। यही है कॉन्सेप्ट इसका। हम लोग कुछ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये चीजें आएंगी, उसका भी जिक्र आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे की क्लासेस हम लोग और भी करेंगे, रिपोर्ट के लिए ना हम लोग एक दो क्लासेस और भी करेंगे, ताकि आप लोगों का पूरा एक बेस की तरह बनता चला जाए, ठीक है। अभी क्या है, बिल्कुल इजी रिपोर्ट्स रखे हैं, थोड़े से इसके बाद थोड़े हार्ड, थोड़े हार्ड, थोड़े हार्ड। और एक चीज आप हम समझना है कि हमें जो रिपोर्ट पढ़ना सीखना है, इस लेवल पे हमें सीखना है कि हम पेशेंट को भी समझा पाए, बस बात खत्म। पेशेंट को समझाना आ गया आपको रिपोर्ट देखकर कि भैया ये दिक्कत हुई है, इतने दिन लगेंगे ठीक करने में, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। हम जब कंसल्टेशन करते हैं यहाँ से, तो इंग्लैंड से एक व्यक्ति के डॉक्टर का फोन पे बात हुई है मेरी, ठीक है। वो एज अ डॉक्टर है वो, और वो इंडिया से ही गई है, वहाँ पे उसकी शादी हो गई है, तो वहाँ पे वो रेजिडेंट रेजिडेंट वहीं पे हो गया है। तो आप सोचिए कि वहां से जब मेरे से बात करी उन्होंने, बोले सर अभी अभी मेरी डिलीवरी करी है, बच्चे बच्चा मेरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बच्चा मेरा हुआ है, मेरे कमर में बहुत भयंकर दर्द है, 2 महीने का बच्चा है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं हिल भी नहीं सकती हूँ, मेरे को मतलब होता है ना, फैट भी है, मोटी भी है। तो बोले सर क्या करें?
फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आप सोचिए कि 3 हफ्ते के बाद उसका मैसेज आया कि वो सर मैं 70% ठीक हूँ, आपने जितनी भी चीजें बताई सारी चीजें मैंने करी, और वो पेशेंट 70% ठीक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करवाना है पेशेंट से। ठीक है, आप इतनी सी चीजें, बेसिक चीजें उसको करवाई और वो प्रोसेस को फॉलो करवाया और वो ठीक हो गया पेशेंट। सही है कि नहीं सही है? आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सौरभ जी क्लास में हैं आप? जी सर। ठीक है, आया आज का क्लास कैसा रहा? एक रिव्यू जरूर डाला करो, आप लोग ग्रुप में जाके जरूर बताइए कि क्लास कैसी है, कि पढ़ाने के तरीके में क्या बदलाव करना चाहिए, और भी बदलाव करें या ना करें, कि अपने अंदर कुछ बदलाव करना है, कुछ अपग्रेड की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, बताइएगा जरूर। ठीक है, हमें उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जी जी ठीक सर, है, जी सर। जिसको भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। कुछ हम और? लोग आगे आगे रिपोर्ट्स अभी और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आगे चल के आने वाले क्लासेस के अंदर हम लोग और भी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। अब 5-10 मिनट हम लोग डाउट्स ले लेते हैं, 6-7 मिनट। जी, आप लोगों ने जिसने भी हैंड रेज किया है, अगर आज की क्लास को लेके कोई डाउट है तो सर क्लियर कर देंगे। तो मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ सबको, लेकिन आप एक एक करके अपना माइक ऑन करेगा। सबको आप एक बार में माइक ऑन नहीं करेगा। 1 मिनट में करता हूँ। हमने कर दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो पहले सुदर्शन जी, हाँ, आप अपने आप को कर सकते हैं अनम्यूट। ओके, नेक्स्ट महेश जी, अगर आपको क्वेरी है आज की देखिए, क्लास। आपको अगर हमारी जो क्लासेस और भी हमने पढ़ाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी करके है हमारा चैनल। उस पर आप सभी लोग जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोस हमने भी उसमें भी बनाई है। ठीक है, एमआरआई रिपोर्ट्स के ऊपर भी वीडियोस है, तो उसमें भी आपको मिलेंगे, टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे पेशेंट के। अभी आने वाले समय में कुछ टेस्टिमोनियल हमारा, अभी कल का एक, आज का ही हमारा एक पेशेंट कह रहा था कि सर मैं 95% ठीक हूँ। 2.3 mm का कैनाल का डायमीटर था उसका, और अब विद इन 15 सिटिंग। सोचिए कि मैंने उनसे कहा कि एक टेस्टिमोनियल बनानी है, तो आप अगली बार जब आप आएंगे तो रिपोर्ट्स वगैरह अपनी लेकर आइएगा, तो उनकी हम 15-20 मिनट की एक टेस्टिमोनियल बनाएंगे कंप्लीट, कि कैसे थी, क्या कंडीशन था, और हम लोगों ने क्या किया। बहुत नॉर्मल बेसिक सी चीजें करके हम लोगों ने उनको ठीक किया है। बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा कुछ करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, केस खराब हो जाएगा। नॉर्मल चीजें करनी है। ठीक है, आगे चल के हम लोग बताएंगे इसके बारे में भी। अभी चीजें अभी तो क्या है, रात भी ज्यादा हो रही है। ठीक है जी, आप पंडित जी आप हैं क्या अभी? आप ले लेंगे डाउट्स वगैरह किसी को भी अगर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सर सभी से एक क्वेश्चन, जैसे एक सभी विनम्र निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अभी कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सबके सामने रखनी है। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, सभी एमआरआई रिपोर्ट में एपी डायमीटर नहीं देते हैं, इसके लिए अलग से उनको बताना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आता है और रिपोर्ट के अंदर एपिकैनल डायमीटर नहीं लिखा हुआ है, तो उन पेशेंट से बोलिए कि आप जिस डॉक्टर ने किया है उससे थोड़ा रिक्वेस्ट करिए, वो आपको उसी रिपोर्ट में वो लिख के दे देगा, क्योंकि उसमें नंबर होते हैं। ठीक है, वो तुरंत ही वो लिख सकते हैं, उसमें वो लिख के दे या देंगे। हम समझो उनको सजेस्ट करें कि एमआरआई करवाना है तो उनको पहले से बताएंगे? हाँ, आप बता सकते हैं, उसमें आप लिख दीजिएगा कि उसमें तो जैसे एमआरआई ऑफ एलएस स्पाइन प्लेन, नीचे लिख दीजिएगा एपिकैनल डायमीटर नीडेड। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है जी सर। पड़ेगा ना वो चीज के बारे में? क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। ओके पंडित जी, आप कंटिन्यू कर सकते ठीक है पंडित जी, और सभी को हमारा नमस्कार। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैं बस यहीं तक ही रहूंगा, पंडित जी आगे की क्लास लेंगे। हैं।